तो हमने लास्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा और इसके बारे में ये कहा कि ये सेल की बाउंड्री है। यानी सेल मेम्ब्रेन का पहला काम ये है कि इट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ सेल। यहाँ से बाहर सेल नहीं है, इसके अंदर सेल है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं। मसलन उनमें कुछ कामों को हमने ये कहा कि यहाँ सेल के सरफेस मार्कर्स थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, उनकी मदद से सेल पहचाना जा रहा था। इसी तरह कुछ बातें हमने और भी की कि ये सेल के अंदर आने और सेल को छोड़कर जाने वाले मॉलिक्यूल्स की आमद और रफ्त को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करती का मतलब कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, कौन सा जाएगा, ये फैसला सेल मेम्ब्रेन करेगी, मॉलिक्यूल्स नहीं करेंगे। इसी तरह एक और चीज आज पढ़ेंगे कि सेल की मेम्ब्रेन को डिस्कस करने की या इसको समझने की, इसकी स्ट्रक्चर की डिटेल मालूम करने की टेक्निक्स क्या है। तो हम तो माइक्रोस्कोप को पढ़ चुके थे और इसमें आपको बताया था कि हम माइक्रोस्कोप ही पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें हमने सिर्फ दो माइक्रोस्कोप का आपको जिक्र किया। एक में ये कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और दूसरी को कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों की एफिशिएंसीज में फर्क था, दोनों की रेजोल्यूशन में भी फर्क था, दोनों की क्या कहें मैग्निफिकेशन में भी फर्क था। अब माइक्रोस्कोप, खासतौर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत आगे चला गया है। इसकी और भी कुछ टेक्निक्स आ गई हैं। मसलन इसमें एक है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, AFM कहते हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। अब इसमें क्या किया जाएगा, जरा तवज्जो से सुनना। देखिए, माइक्रोस्कोप में हम स्पेसिमेन को किसी खास जगह रखते थे या लाइट गुजारते थे या उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम गुजार के उसको देखते थे। बाज़ों का इसका एक तरीका ये भी है, मसलन ये सेल है, इस पूरे सेल के बजाय आप सिर्फ इसको देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसको यहाँ एक हैंडल के जरिए आप इसको पकड़ते हैं। ये बहुत ही शार्प कोनिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। यहां से पकड़ के जब इसको टच करते हैं, यहां पर टच करने के बाद किसी सोर्स से लेजर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लेजर बीम। जब लेजर बीम इस पर अप्लाई करते हैं तो ये इधर आकर, अगर ये स्मूथ सरफेस है या रफ है, वो सारा रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाके यहां ड्रॉ करती है और यहां पर तस्वीर होती है। इसकी मिसाल आप यूं ले लें, जैसे आप एक कंप्यूटर में माउस चलाते हैं या टच, जो अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें हाथ से टच करते हैं तो लिखता ना, इसी तरह ये इस बारीक नोक को सेल के किसी पोर्शन के ऊपर रखकर जब इधर से लेजर बीम गुजारते हैं और वो उधर डायग्राम बनती है तो यहाँ की डिटेल इधर आ जाती है। ये कहलाता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसके जरिए सेल की मेम्ब्रेन के एक एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी मालूम की जा सकती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेल के सरफेस में लिपिड बाइलेयर है, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, वो सारे इधर डायग्राम बन जाएंगे। तो सेल को डैमेज किए बगैर, उसके किसी पार्ट को काटे बगैर, इस टेक्निक के जरिए हम पूरी तफसील मालूम कर सकते हैं। दूसरी एक और भी है, ये है सुपर रेजोल्यूशन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। सुपर रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, आपको बताया है। रेजोल्यूशन का मतलब है कि दो पॉइंट्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान के डिस्टेंस को मालूम करने को रेजोल्यूशन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या था, क्लैरिटी। जब हम इस डिस्टेंस को देख सकते हैं तो ये दो टुकड़े हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ जाते हैं। अगर हम इस डिस्टेंस को नहीं देख सकते तो ये ओवरलैप होंगे, तो हम कहेंगे ये धुंधली सी कोई चीज है, एक या दो है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए हद बताई गई है कि ये 250 से लेकर तकरीबन 300 या 400 नैनोमीटर तक ये रेंज बताई गई है। इतना फासला मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब माइक्रोस्कोप के अंदर, खासतौर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ये सलाहियत पैदा की गई है कि इससे भी कम फासले को देख सकते हैं। इससे भी कम फासले को जब देखेंगे तो वो डायग्राम बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। मैं आपको बताने की सिंपली ये कोशिश करता हूँ।
कि आपने फर्ज करें किसी पेज की फोटोकॉपी की, वो फोटोकॉपी धुंधली होगी, उस धुंधली को स्कैन किया आपने, स्कैन किया, धुंधली होगी, आप मैग्नीफायर से लेते हैं, उसके ऊपर रखते हैं तो वो वाज़े हो जाती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लियरेंस भी की जा सकती है माइक्रोस्कोप में। उसकी वजह से क्या होगा, जो धुंधली तस्वीरें आएंगी वो वाज़े हो जाएंगी, वो साफ शफाफ हो जाएंगे। तो हमें क्या फायदा होगा, सेल की सरफेस कैसे बनी हुई थी वो वाज़े हो जाएगी। तो ये दो टेक्निक्स का जिक्र था बीच में अचानक। इसके बाद मौजू बदल गया। अब बदला हुआ मौजू हमें क्या कह रहा है कि सेल सेंसिटिव भी है कि नहीं है। अगर आपको याद हो तो जब हमने सेल को पढ़ा था तो एक बात ये कही थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या था, जिंदगी की सारी खूबियां सेल में पाई हैं। सेल से छोटी किसी चीज में जिंदगी की खूबियां नहीं है। अब जिंदगी की तो कई खूबियां थी, उनमें से एक खूबी थी सेंसिटिविटी, जिसका मुझे याद नहीं है कि मैंने जिक्र किया है आपसे। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। किसी चीज, चाहे वो जानदार हो या सेल हो, उसकी वो खूबी जिसकी बदौलत वो अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करके मुनासिब जवाब दे। मसलन माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करके मुनासिब जवाब क्या है, यहाँ किसी चीज़ ने मक्खी बैठ गई, फर्ज कर आपको महसूस हुआ, आपने देखा मक्खी को उड़ाया, यहाँ कोई चूंटी आके काट रही है, अब क्या करेंगे आप, उड़ाएंगे नहीं, उसको मसल देंगे, यानी रिस्पॉन्स में फर्क आ गया ना। पहले क्यों नहीं मसला था, आप क्यों मसल रहे हैं, क्योंकि आप दर्द हो रहा है तो आपका रिस्पॉन्स शदीद हो गया। तो जैसी कर रही वैसी भर रही है, इसको सेंसिटिविटी है। अब सेल भी सेंसिटिव है, सेल भी सेंसिटिव होना चाहिए क्योंकि इसमें लाइफ की खूबियां हैं। तो सेल सेंसिटिव है तो ये क्या करेगा, ये सेल के बाहर होने वाले स्टिमुलाई, एनी चेंज व्हिच कंपेल्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। इसके बाहर कोई ऐसी तब्दीली जो सेल को जवाब देने पर मजबूर करे, उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो सेल बाहर से आने वाला स्टिमुलाई, अंदर पैदा होने वाला स्टिमुलाई, इनको सेंस करता है, उनका जवाब देता है, इसको सेल सिग्नलिंग कहते हैं। इसी तरह एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है। इस सेल ने कोई मैसेज भेजा है, इसने इस मैसेज को समझा है, हो सकता है वापस मैसेज भेजे। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स इज आल्सो कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि सेल्स अपने अंदर के माहौल और बाहर के माहौल में होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ होते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसी तरह सेल्स, मसलन हम मल्टी सेलुलर हैं तो हमारे जिस्म में बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। इस कम्युनिकेशन बिटवीन आर अमंग द सेल्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल एंड देयर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। अब ये सेल सिग्नलिंग किस तरह से होती है, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मैं इसको लेजेंड पढ़ता था, बाद में पता चला ये लाइगेंड है। अभी तो आसान हो गया है, आप क्रोम के थ्रू प्रोनाउंसिएशन भी ले सकते हैं, मीनिंग भी ले सकते हैं। तो मुझे जो पता चला वो है लिगेंड। लिगेंड सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, इवन आयंस भी हो सकते हैं। आयन तो पूरा एटम भी नहीं है ना, आयन भी हो सकता है, लिगेंड सॉरी, एक एटम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो एक सेल की इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल तक पहुंचाए या उस सेल की इंफॉर्मेशन को इधर ले आए। ये लिगेंड्स कहलाते हैं। इनका तरीकाकार ये है, एक तो लिगेंड खुद हो गया, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या इसको हम क्या कहेंगे, मैसेंजर कहेंगे। दूसरा कहलाएगा रिसेप्टर। रिसेप्टर भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो या आयन हो जो इस लिगेंड को रिसीव करे और फिर न सिर्फ रिसीव करे बल्कि एक इसके जवाब का एक मैकेनिज्म डेवलप कर सके, चाहे वो मैकेनिज्म खुद डेवलप करे या किसी और से करवाए। नहीं समझा? ये जुमला दोबारा सुनिए। लिगेंड या मैसेंजर तो हो गया वो मॉलिक्यूल जो मैसेज लेकर आया है, और जिसने इसको रिसीव किया है उसको रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर क्या करता है, दो काम कर रहा है। एक लिगेंड को रिसीव कर रहा है,
इन कांटेक्ट आने के बाद। दूसरा, उसके असरात के मुताबिक एक्शन को प्रमोट करता है। ये एक्शन ये खुद भी शो कर सकता है या किसी और के थ्रू भी शो कर सकता है। मैं मिसाल बताता हूँ। आपके घर में बाहर चारदीवारी है, मेन गेट है, उस मेन गेट पर एक बेल का, डोर बेल का बटन लगा हुआ, स्विच। एक आदमी बाहर से आता है, वो आदमी है लेजेंड या लेजेंड, और वो बेल को प्रेस करता है। तो बेल क्या है? रिसेप्टर है। जब उस बेल को तो डायरेक्ट प्रेस नहीं कर रहा है ना, बेल के स्विच को प्रेस कर रहा है। तो स्विच ने न सिर्फ उसकी उंगली को महसूस किया बल्कि एक पैगाम भेजा अंदर, किधर? बेल तक। बेल ने बजना शुरू किया। तो रिस्पॉन्ड किसी और ने दिया, लेकिन सबब कौन बना? रिसेप्टर। समझ आ गया ना? तो लेजेंड वो है जो मैसेज लेकर आए, रिसेप्टर वो है जो इसको रिसीव करने के बाद इसके जवाब का मैकेनिज्म ऑन कराने की कोशिश करें। अच्छा, अब इसको बुक में इसके स्टेप्स बताए गए। सबसे पहला स्टेप रिसेप्शन की है। रिसेप्शन जाहिर है सिग्नल आएगा तो जो रिसेप्टर होगा वो रिसीव करेगा। रिसेप्टर क्या है? मसलन ये एक सेल है, तो इसकी सेल की मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी है। हो सकता है ये रिसेप्टर बाहर मौजूद कोई प्रोटीन हो, या फिर हो सकता है ये कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो लिगेंड आएगा तो इसको सब टच करेगा, तो या तो ये खुद या इसके अंदर जो लिंक दूसरे हैं उनको ये उकसाएगा, साइटोप्लाज्म उसका कोई जवाब सोचेगा या जवाब देगा। ये बाज़ औक़ात साइटोप्लाज्म जवाब दे सकता है, बाज़ औक़ात न्यूक्लियस जवाब दे सकता है। इसके बाद है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब है जब रिसेप्टर इस लिगेंड को रिसीव करता है तो उसको एनालाइज करके एक मुनासिब जवाब या खुद देता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, या खुद देता है या किसी और के थ्रू उसका जवाब दिलवाता है। इस अमल को कहते हैं ट्रांसडक्शन। और आखिरी है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब है इसने जो इनिशिएटिव लिया था इसका जवाब क्या मिला। जैसे अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मिसाल। एक आदमी आया, मेहमान, वो क्या था? लाइगेंड। उसने स्विच को पुश किया। स्विच क्या था? रिसेप्टर। और उस पुशिंग के नतीजे में बेल ने बजना शुरू किया। तो बेल क्या है? बेल की साउंड क्या है? रिस्पॉन्स। इसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। ये बहुत जरूरी है बका के लिए। मसलन अभी तो उसने जवाब दिया ना, अगर ये बेहिस होता तो हो सकता है वो लेजेंड सब कुछ तोड़ के चला जाता। तोड़ने से नुकसान घर वाले का होता है, यहां सेल का नुकसान। तो सेंसिटिविटी कम लेवल की या ज्यादा लेवल की मस्ट है। इसके बगैर सेल को खतरा लाहक हो सकता है। बाज़ औक़ात खतरा नहीं, एक सेल एक दूसरे सेल को एक इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है, अगर ये मैकेनिज्म नहीं हो तो कैसे भेजे? मसला है ना। अब ये मैकेनिज्म की थोड़ी सी डिटेल और बताते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो मैसेंजर की बहुत सारी अक़साम हैं। मैसेंजर की तकरीबन 4-5 अक़साम हैं। किसी को लोकल मैसेंजर कहते हैं, किसी को हार्मोन कहते हैं, किसी को पेप्टाइड्स कहते हैं, किसी को फेरोमोन्स कहते हैं। ये लिविंग थिंग लेवल पर भी है, सेल लेवल पर भी। इनमें से सबसे मशहूर जो मैसेंजर्स हैं उनको कहा जाता है हार्मोन्स। तो हार्मोन की इस वक्त पूरी तफसील जानने की जरूरत है, मैं जस्ट इशारा बता रहा हूँ। A secretion of endocrine gland transported by the blood which act on a particular target. एंडोक्राइन नाम के ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला मटेरियल जो खून के जरिए सफर करके किसी खास जगह पर जाकर अपना असर दिखाता है। और असर क्या दिखाता है? पहले से मौजूद एक प्रोसेस होगा, उसको या तो ये चलता हुआ है तो रोकेगा, रुका हुआ है तो चलाएगा। ये इसका एक्शन है, आखिरी एक्शन। तो हार्मोन दो तरह के बाय नेचर ऑर्गेनिक है। पहली बात, कुछ हैं प्रोटीन्स और प्रोटीनेशियस। प्रोटीन या प्रोटीन नुमा है। किसी को पेप्टाइड कहा जाता है, किसी को अमाइनो एसिड कहा जाता है, किसी को अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है, किसी को पूरा नाम प्रोटीन दिया जाता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, तरह तरह के हैं।
एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी स्टेरॉइड्स की कहलाती है। स्टेरॉइड्स ये लिपिड्स हैं, मसलन एंड्रोजिन, आपने सुना होगा एस्ट्रोजिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉइड लेवल के हैं। अब इन दोनों के काम करने का अंदाज अलग अलग है। पहले प्रोटीन और प्रोटीन नुमा उनको देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने आपको बताया कि ये सेमी परमेबल है या सेलेक्टिवली परमेबल है। इसका मतलब क्या है? इसमें से कुछ मॉलिक्यूल गुजर सकते, कुछ नहीं गुजर सकते। कौन सा नहीं गुजर सकते? चार्ज, लार्ज एंड वाटर सॉल्युबल। तो ये प्रोटीन वाले जितनी कैटेगरी है ना, ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये सेल के अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ क्या करेंगे? ये यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे, बाहर निकला हुआ। मसलन ऐसा एक मॉलिक्यूल आया और अब इसको यहाँ कहेंगे फर्स्ट मैसेंजर। ये रिसेप्टर को टच करेगा। जब रिसेप्टर को टच करेगा तो इसके इन साइड पर एक और सब्सटेंस मौजूद है, मसलन जिसको कहते हैं CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको सेकंड मैसेंजर कहा जाता है। जब वो इधर बाहर टच करता है तो ये अंदर इसको टच करता है। ये एक्टिव होने के बाद क्या करता है? साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस के एक सिलसिले को शुरू कराता है। जवाब दिया, ट्रांसडक्शन हो गई। या बाज औकात ये ऐसा केमिकल रिएक्शन शुरू करता है जो न्यूक्लियस के अंदर जाकर नए जीन को एक्सप्रेस कराता है। ये भी ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स नेवर इंटर इनटू द सेल, दे रिमेन आउटसाइड। बस वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करके अंदर की तरफ CAMP जैसे किसी भी सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं और वो सेकंड मैसेंजर जो है रिस्पांस एक्टिवेट कराता है या साइटोप्लाज्म से या न्यूक्लियस से। जबकि स्टेरॉइड वालों का मसला हो रहा है। स्टेरॉइड ये लिपिड सॉल्युबल है ना, और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैन इंटर इनटू द सेल। ये लिपिड सॉल्युबल है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा। जरूरत पड़ने पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो सेल मेम्ब्रेन जैसी। अंदर जाके ये किसी जीन के इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, जीन के शुरू में एक चीज होती है, उधर जाकर अटैच हो जाएगा। जीन RNA बनाएगा, ये RNA बाहर आकर राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन अपना काम शुरू करेगा। इस सारे अमल को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो अब हमें अंदाजा हो गया दोनों का स्टाइल क्या था। प्रोटीन वाला बाहर से दस्तक देके चला गया था, दस्तक के नतीजे में अंदर एक एक्टिविटी शुरू हो गई। लिपिड वाला क्या कर रहा है? ये सेल के अंदर आकर उसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर जीन को एक्टिवेट करके जीन को एक्सप्रेस करवाता है। जीन एक्सप्रेशन उसको कहते हैं, जब जीन अपना काम करना शुरू करे। समझ आ गया? तो ये एक सेल से दूसरे सेल में पैगाम कैसे किया, इसका हमने अंदाजा लगाया।